सभी को नमस्कार। आज होली के शुभ अवसर पर मैं अपने बड़े भाई साहब कर्नल रणजीत उपाध्याय जी के यहाँ मैं होली की शुभकामना देने आया था। तो इस वक्त जो माहौल देश दुनिया में चल रहा है, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में और ईरान वर्सेस अमेरिका और इज़राइल के बीच, जिसमें कई देश शामिल हो चुके हैं और युद्ध की स्थिति जो है दिन-ब-दिन विकराल होती जा रही है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है, चाहे भारत हो या कोई भी विश्व का अन्य देश हो। तो आप काफ़ी समय तक आपने भारत की सेवा की है, एक सैनिक के रूप में। तो आज मैं ये जानना चाह रहा था, आपके विचार मैं जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध की क्या स्थिति भविष्य में हो सकती है या इसका क्या आपके इस पे विचार आप बताएँ कि क्या इसकी हालत या भविष्य इसका क्या होगा? मालवीय जी, थोड़ा-सा 2 शब्द खुमैनी साहब के बारे में भी कहूँगा जी, कि ईरान का जो पहले ईरान के शाह थे, जो चल रहा था, जी, उनके रेजिम को इन्होंने पलट करके कई कारणों से जी, अपना ये वर्चस्व यानी ईरान के ऊपर सुप्रीम लीडर बन गए, जैसा सबको मालूम है और पता भी। लेकिन उन्होंने किया क्या? उनका जो विचार था, वो ये था कि मैं इस एरिया के अंदर में यानी कि मिडिल ईस्ट में भी और ईरान जो है जी, पूरा मुस्लिम देश को अपना ये नेतृत्व दे, हुँ, जैसे कि खलीफा था, खलीफा का सुने ही ओटोमान वगैरह हुँ, तुर्की का, हुँ, हुँ, तो उस पर ज़्यादा मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन इनके बारे में तो बोलना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। खुमैनी साहब के जी, इनका पहला पॉइंट ये था कि यहूदियों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं, यानी पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा हमको सुनने में आ रहा जी, है। जरा गौर कीजिए, यहीं पर हम लोग भूल करते हैं। अरे खुदा के बंदे आप भी हैं, खुदा के बंदे हम भी हैं, सभी लोग खुदा के बंदे हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर की संतान है। जी, अपनी अपनी भाषा में जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए और कीजिए। ये कौन अधिकार दे दिया किसी को भी कि आप इस पृथ्वी पर रहने के लिए, वो भी पूरे समाज को, पूरे यहूदी समाज को, इसराइल को मिटाने के लिए ये शुरू से, जब से ये सुप्रीम लीडर बने हैं, तब से यही ये की तैयारी करते रहे, मिसाइल का बनाना, जी, हथियारों का ये करना, फिर जो है लास्ट मोमेंट पर आ गए कि परमाणु बम के बारे में तैयारी करना, जैसा कि आप लोग सुनते हैं, सब सुन भी रहे हैं। जी, तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आपका लक्ष्य ईरान को अच्छा तरीका से और आंतरिक दृष्टिकोण से सुसज्जित न करना, उसको धनवान न बनाना और ये सब चीज़ें नहीं किए, और आपका लक्ष्य, पहला लक्ष्य, बाकी अन्य होता ही है, लेकिन पहला लक्ष्य था कि यहूदियों को हम निकाल देंगे। वो कैसे जाना, देखिए, इन्हीं से चल रहा है। हमास के बारे में सुना है, गाज़ा पट्टी के अंदर जी, में। आप हिजबुल्लाह का नाम सुना है, हूती का नाम सुना है। ये सब जितने भी इस तरीके के जो संगठन चल रहे हैं, आप उसका जो भी नाम दे दीजिए, जी, हाँ, कि आतंकवादी संगठन है तो ये है, तो वो है, जो भी जिसको कहना है कहता रहे। लेकिन ये सब उसी की तरफ से था कि ईरान अपना जो है, कहाँ इस्राइल और कहाँ ईरान, लगभग 2000 के किलोमीटर का फ़र्क है। ना उसकी कोई सीमा लग रही है, ना कोई चीज़ें हो रही है, लेकिन आपका उद्देश्य यही था कि यहूदियों को यहाँ से हटाना। चलिए, तो इज़राइल को भी पता है ये सब बारे में जी, कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये सभी जानते हैं और सभी लोग करते हुए आ रहे हैं। इसमें हुआ क्या है कि अमेरिका और इज़राइल मिल करके इसके पास में पहला तो पॉइंट ये आया था कि परमाणु बम नहीं बना देते थे, और ये जहाँ तक पता है कि 60% तक इनरिच कर दिया था, और 90% कर देता तो इसके पास परमाणु बम जी, आ जाता। इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये ईरान उचित नहीं किया खमैनी साहब के। रह गई हाँ भारत का उनके साथ में संबंध, तो जब कभी भी कश्मीर का भी मुद्दा आया है, तभी भी उन्होंने पाकिस्तान का ही साथ दिया। साथ दिया, यहाँ का हमेशा विरोध किया है। हाँ, हम सब विरोध जी, जी, करते रहे। चाबहार जो है पोर्ट, वो अपने लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए था,
इसलिए उसके ऊपर एग्री किए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर के वहाँ भी गड़बड़ करने लगे। हुँ। तो इस तरह से थोड़ा-सा कह रहे हैं कि ईरान हमारा जो है हमेशा से समर्थक रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना। लेकिन कई-कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि वो हमारा समर्थक नहीं रहा। बहुत सी दिक्कतें की बात आ रही है। जी। अब आ जाए मेन कि ये युद्ध क्या हुआ, कैसे हो रहा है और इसका परिणाम क्या होगा। तो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू इतना तो कर लिया है कि उसके पास में काफ़ी मिसाइलें आ चुकी हैं और कई तरह के मिसाइल आ चुके हैं, कई तरह के मिसाइल आए हुए हैं, जी। एक ही नहीं। उसके पास में आईसीबीएम भी है और उसके पास में आप देखेंगे कि छोटे से लेके बड़े मिसाइल तक है। और जो चर्चा में आ रही है कि उसके पास में 1 मिलियन मिसाइल्स पड़ी हुई हैं, जो कि वो अपना दिखाना चाहता है। हो क्या रहा है कि ये लोग तो रिजीम चेंज करने के लिए, यानी कि खुमैनी साहब को हटाने के लिए, ठीक है चलिए खुमैनी साहब को मार तो दिया आप लोगों ने, और जो कुछ भी किया सब जनता देख रही है और पता भी चल रहा है। लेकिन ईरान को अच्छी तरह से अमेरिका और इजराइल शुरू से अपने लोगों को भेज करके, जैसे इन लोगों के ये मोसाद हैं, सीआईए है, अन्य चीज़ों हाँ, के जितनी भी खुफिया एजेंसियाँ खुफिया हैं। एजेंसियाँ, जी। उनको तो इन्होंने किया। लेकिन ये नहीं पता था, कुछ तो पता चला तभी तो जहाँ-जहाँ पर इनका बेस है अमेरिका का, वहाँ से कुछ लोगों को हटाया। और ये क्या किया कि ये इसने जो है उसके ऊपर में मारना शुरू कर दिया, जहाँ-जहाँ इनका बेस था। अमेरिका को डायरेक्ट न मार करके जहाँ-जहाँ मिडिल ईस्ट में इनका बेस है उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो जब उसके ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया तो देश सोचे कि भाई हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, और बात सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। यूएई से क्या आपको लेना-देना था, कतर से क्या लेना था, ये सब तो नहीं, आपको जो देश शांत बैठे हुए हाँ, थे, उसको आप उनसे तो कोई मतलब ही नहीं था। मतलब नहीं था। लेकिन आप इसलिए अपना तरीका से कर रहे हैं, लेकिन वो अपने तरीके से सही है, कोई गलत नहीं है। अगर मैं भी उनके तरफ से ये बात सोचता तो ठीक है कि उस जगह को मारो जहाँ पर कि ये जो लोग हमारे साथ देने वाले हाँ, हैं। जो साथ देने वाले हैं। इससे क्या होगा कि अमेरिका परेशान होगा। पूरा ये दूसरा पॉइंट इन लोगों ने किया कि यहाँ पर जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो रहा है, जितनी रिफाइनरी है, उसके ऊपर में मार दो, ताकि उनका जो है प्रोडक्शन बंद हो जाए और पेट्रोलियम का दाम बढ़ना शुरू हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए। सप्लाई बंद हो जाए। तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार मच जाएगा। तो हाहाकार मचने से क्या होगा कि अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव पड़ेगा। हाँ, तो एक तो स्ट्रेटजी उन लोगों काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट हो जाएँगे फिर। हाँ, तो ये तो हमने देख रहे हैं कि उनके ये स्ट्रेटजी एक है। जी। और ये उसमें सफल भी अभी हो रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ जैसे आरामको बहुत बड़ी ये रिफाइनरी थी इनकी, ये सऊदी अरेबिया की, उसके ऊपर उन्होंने बंद ये चला दिया मिसाइल और उनका प्रोडक्शन बंद हो गया। तो ये जितने भी पर्शियन गल्फ और बाकी सब चीज़ें आ रही हैं, जो होमरेट्स का नाम सुने होंगे गल्फ का, उसको बंद करना, ये करने से क्या होगा कि 20% तो सप्लाई वहाँ से होती है, जब रुक जाएगा सप्लाई तो चारों तरफ हंगामा मचेगा, क्योंकि अभी भी पेट्रोलियम पदार्थ का ही बोलबाला है और उसी से ऊर्जा सबको मिल रही है। अभी जो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत भी है वो। हाँ, तो अल्टरनेटिव लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, चाहे अन्य सोर्सेस से कोशिश लेकिन अभी उसकी जगह पाना थोड़ा-सा समय तो लगेगा। बहुत समय लगेगा। तो उसका उद्देश्य अब यही है कि इन लोगों को पहले सॉर्ट आउट करो और साथ ही साथ कुछ जो है कि नहीं अपना इस्राइल के ऊपर में भी और इनको भी क्षति पहुँचाने का प्रयास करें। तो अभी तक लड़ाई यही चल रही है। लेकिन ये लड़ाई अगर खिंच गई कि जैसा कह रहा है कि पेट्रोलियम दाम अगर बढ़ गया और अभी 80-81 चल रहा था, 100 जाएगा, 100 से लोग सोच रहे हैं कि 200 तक भी जा सकता है डॉलर पर बैरल। तो ऐसी अगर स्थिति आएगी तो सभी के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी। महँगाई सब जगह बढ़ेगी। हर जगह बढ़ेगी। भारत में भी तो हमारा जो है नहीं 90% तो हम बाहर से ही मंगाते हैं और हम लोगों का वहाँ से काफ़ी ये हर जगह तेल से का आता आयात है। होता है वहाँ से। तो उसका जो स्ट्रेटजी है वो सही चल रहा है, वो ईरान के हिसाब से मैं कह रहा हूँ और दूसरे के हिसाब से नहीं, ईरान के हिसाब से, और वो परेशान करेगा। हाँ, भले ही वो अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट कोई ये अपनी मिसाइल न भेजे तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से और इनके इससे तो हम लोग को सभी को परेशान करेगा। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने, थोड़ा-सा और इससे हट के बात करूँगा, कि पूर्वजों ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम।
तो आज हर एक देश एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से निर्भर है। चाहे जो भी ले लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट होता है, हम लोग नहीं तो सप्लाई बिना करते हैं। निर्भरता के तो कोई देश चल भी नहीं हाँ, पाएगा। नहीं अब ज़्यादा है, पहले उतना नहीं था पहले जितना निर्भरता ज़्यादा हाँ, नहीं थी, लेकिन अब अब ज़्यादा है। ज़्यादा हो गया। जी। कोई कुछ दे रहा है किसी देश को, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। हुँ। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, आपको कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई दूसरा बेच रहा है, कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई पाँचवाँ, इस तरीके से पूरे बाज़ार में जिसकी जो आवश्यकता है वो ले ले। एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है सब। सहयोग से चलता है। हुँ। और आज के आधुनिक युग में ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से, हो सकता है एक आध देश हमारे से ऊपर निर्भर ना हो, हम एक दूसरे पर हैं, वो दूसरे पर है, वो तीसरे पर है। आश्रित तो सबको ही एक हाँ, दूसरे तो पर। इस तरीके से एक चेन हो गई ना, हुँ। एक दूसरे के ऊपर में, तो क्या हुआ, एक कुटुम्बे तो हो गया। हुँ। एक कुटुंब का ये है तो वसुधैव कुटुंबकम हो गया। लेकिन अब समस्या आ रही है कि उस कुटुंब के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, किस तरीके से उसको बचाया जाए, किस तरीके से किया जाए। हुँ। अब एक हम लोगों के पास में समस्या आ रही है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज जो कह गए थे कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वसुधा को कुटुंब कैसे बनाया जाए, हुँ। क्योंकि उस समय उनकी परिस्थितियों को मालूम नहीं था। हुँ। आज परिस्थितियाँ को पता चल रहा है कि आधुनिक युग के अंदर में आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना तेजी से चल रहा है। तो बहुत से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो फेल हो जाएगी, टेक्नोलॉजी जो है ऑब्सोल्यूट हो जाएगी। कितने लोग बेरोज़गार हो जाएँगे। हाँ, उसमें हो ही रहा हो है। ही रहा आप है। देखो जब आप आने रोबोट वाले दिनों में तो अब एआई ही हॉबी होगी। बिल्कुल, तो हाँ। रोबोट से काम चल जाएगा, ये होगा तो हुँ। रोबोट्स को जो शुरुआती दौर पर उसको पैसा लगेगा, जी। उसको बढ़ाने में, हुँ। वो तो अलग बात है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर अब आप इसके ऊपर में देखेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। दूसरा लोग थर्ड वर्ल्ड वार की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो थर्ड वर्ल्ड वार चालू है। हाँ, शुरुआत तो हो ही चुकी है। हाँ, एकदम हो चुकी है। केवल 1 आध 2 देश हैं जो कि हटे हुए हैं। किसी न किसी रूप के अंदर में ईरान के साथ में रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सब हैं आपस लेकिन में। ये है कि आज की जो स्थिति है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये रुकने वाला तो नहीं है। देखिए ऐसा है, रुकने के लिए तो बहुत चीज़ें रुक जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं, जो अपने का वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, उनका वर्चस्व कितना तगड़ा है। हुँ, हुँ। क्योंकि जब तक बल रहेगा, जब तक ये तो देखते हैं पहलवान भी लड़ता रहता है, हुँ। जब तक बल है ये। हुँ। जब वो कहीं पर उसको चोट लगती है या कहीं पर वो कमज़ोर पड़ता है तो सरेंडर करता है या हार मान लेता है। हुँ। तो इस तरह से अभी लोग प्रयास कर रहे हैं जी। कि हर एक आदमी का तो कोई न कोई दुश्मन तो है ही। जी। तो ईरान का भी दुश्मन कुर्द हैं, कुर्द वाले जिसको आप नाम हुँ, सुने होंगे। हुँ, हुँ। हाँ, तो कुर्द भी फैले हुए हैं। तो अगर कुर्द भी आ जाता है तो अपना जो भी है। लेकिन ख़ुमैनी साहब ने एक बहुत बड़ा किया, 2 भाग में बाँट दिया था। एक नॉर्मल टाइप के लोग थे और एक लोग थे जो आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक जो आपका ये है गॉड है, कोड है, उसको जो है कि नहीं अपने पास में रखा। जी। और इनकी संख्या भी कम नहीं है, काफ़ी है। तो इसकी वजह से वो इसके समर्थक हैं, कुछ लोग जो हैं उनके समर्थक नहीं हैं और कुछ कुर्द हैं जो कि हमेशा से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये भी प्रयास चल रहा है कि किस तरह से ईरान को कमज़ोर किया जाए और जब ईरान कमज़ोर होगा तभी जाकर के ये बात बनेगी। अभी ईरान कमज़ोर नहीं है, अभी नहीं है। अभी हाँ, उनके अभी तक पास तो इतना नहीं है। मिसाइल है और ये है। दूसरा मेरा सुझाव ये होगा कि इनको अगर कमज़ोर करना है ईरान को, तो ग्राउंड के ऊपर में इन लोगों को अपना सेना भेजनी पड़ेगी। भेजना पड़ेगा। हुँ। चाहे प्रॉक्सी टाइप जैसे कुर्द वाले हैं हुँ। या अपना ओन है, लेकिन जो गुरिल्ला युद्ध। हाँ, जो आपका ये गुरिल्ला युद्ध तो वो लोग करेंगे और ये लोग तो हमेशा हुँ। लड़ते रहे हैं। आप कई जगह पर देखे हैं, वियतनाम में देखे हैं, अफ़गानिस्तान में देखे हैं और अन्य स्थानों पर देखे हैं। अमेरिका का तो हाल अमेरिका का भी यही हाल है कि अगर मान लीजिए 200 उनके पास में चल जाता है, तो अमेरिका तो बेनिफिटेड रहेगा दोनों तरफ से, चाहे हुँ। विनाश हो चाहे ये हो, क्योंकि उसके पास में भी बहुत भंडार अभी भी पड़ा हुआ है। हाँ, अभी भी बहुत भंडार हाँ, और दूसरा जब ब्लास्ट हो जाएगा, शांति हो जाएगी, जी। तो अपना हथियार इन सबको बेचेगा। तो वो तो बेनिफिट अपना कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रम्प साहब का जो तरीका है कि आज कुछ बोलो, सवेरे कुछ बोलो, शाम को कुछ बोलो, ये तो उनको ले डूबेगा। और हमको लग रहा है कि जो मिड टर्म पोल का लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसमें इनकी विजय होनी मुश्किल है और तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका की स्थिति थोड़ी-सी नाज़ुक होगी? होगी। इनका भले अमेरिका का टोटल ये ना हो, लेकिन ट्रम्प साहब का तो होगा और अपने जितने भी पार्टी है वाले हैं, उनको परेशान कर देगा और इतना परेशान हो जाएँगे कि अमेरिका को सुधरने में बहुत टाइम लग जाएगा।
तो इसमें इज़राइल कहाँ रहेगा? इज़राइल तो अपना जैसा है वैसा है, छोटा-सा चीज़ को तो दिक्कत कोई बात नहीं है। हुँ, तो वो तो कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है, जी, लेकिन अमेरिका उसको मदद करता है जी। और उसको जो मदद करता रहेगा। तो मेरा पॉइंट यही है और यही सबसे ये कहना है कि जो भी ईरान इस समय कर रहा है, वो इस इज़राइल पर भले न करे, हुँ, लेकिन करेगा जितना भी कर सकता है। अमेरिका पर उतना न करे, जी, लेकिन अमेरिका पर भी करेगा। लेकिन उसका अभी जो है कि पूरे देश में हाहाकार मचा दीजिए, क्योंकि पेट्रोलियम वाला बंद हो जाएगा और ये सब चीज़ें होगी तो एक हाहाकार मचेगा। आम जनता तो ख़ैर बहुत हाँ, त्रस्त हो हाँ, जाएगी। हाँ, दूसरे देश भी भले दूसरे ही देश वो में हाँ, न ठीक लड़ बात है। रहे हों, हाँ, लेकिन उनके पास जैसे स्पेशली भारत को देख लीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक पेट्रोलियम का स्टोर कर सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि 2 डेढ़ 2 महीना तक कर सकते हैं। उसके बाद तो बहुत समस्या वैसे हो भी जाएगी। स्टेटमेंट आया है कि 25 दिन का स्टॉक हमारे पास केवल है। हाँ, तो वो धीरे-धीरे खत्म होता खत्म जाएगा होता ना। जाएगा, वो तो जब खत्म तक होना ही हम होना है। उसको भरेंगे नहीं, जब तक उसको हम ये नहीं करेंगे और क्रूड हमारे पास में नहीं आएगा, जी। तो हमारी रिफाइनरी बिना उसके ऊपर अटैक किए हुए ही बंद हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए तो क्रूड चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो इस समय बहुत ही समस्या आ रही है और सभी को सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए और स्पेशली हमारे देश को तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि जैसे विपक्ष है, हल्ला कर रहे हैं कि खुमैनी के लिए कुछ नहीं कहा गया, उनके बारे में सभी लोगों ने कहा, ये किया। अभी हमारे लोगों ने जा कर के वहाँ साइन किया है एम्बेसी में जा कर के। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहुत से तर्क दिए जा रहे हैं, वितर्क दिए जा रहे हैं, सब कुछ है। तो ये शुरुआती दौर है, चल रहा है। अब देखिए आगे चल के क्या होगा। अब ये ईरान के ऊपर में है। अगर मगर कुल मिला के यही है कि ये किसी के हित में नहीं है। किसी के भी हित में नहीं, कभी भी वार किसी के हित में होता हो है ही नहीं सकता, ना, हाँ। वार किसी के दुनिया हित के में किसी देश के हित में नहीं। बिल्कुल नहीं। हो सकता है लॉन्ग में कोई बेनिफिट हो जाए, कोई ये चीज़ हो जाए, वो बात अलग है। हुँ, लेकिन शुरुआती तौर पर तो किसी को नहीं होगा भाई। जी, हर एक आदमी परेशान होगा। ईरान अगर उसके ऊपर में करता है, अमेरिका और इज़राइल उसके ऊपर में करता है या आपका यूरोपियन देश आते हैं, नाटो आते हैं। अभी तुर्की का चल रहा है, अगर तुर्की के ऊपर में ये लोग अटैक करके मार दिए, तो दिक्कत हो जाएगी। जी, तो इन लोगों को भी सोच समझ करके अपने मिसाइल्स का प्रयोग करना चाहिए। करना चाहिए। तो मैं यहीं पे मेरा ख्याल है जो आप जानना चाहते थे हमने बताने का प्रयास किया। ठीक है। हाँ, और मैं सबको या जितने भी श्रोतागण आपने हैं इतना समय दिया, इतनी धन्यवाद, जानकारी दी। धन्यवाद आपका नमस्कार। धन्यवाद।